बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरी शादी 23 अक्टूबर 2016 को हुई। शादी में मेरे चंद अदबी दोस्त भी शरीक हुए। इन दोस्तों में अब्दुल कुद्दूस सनी भी थे, जो अपनी फैमिली के साथ चकवाल से आए थे। शादी की तकरीब के बाद जब वो वापस जाने लगे तो हमारी दावत का कह गए, और फिर ठीक 10 दिन बाद सनी का फोन आ गया। आबिद भाई, आप जुमेरात को आ रहे हैं ना? आप हफ्ते की शाम को ही हमारे यहाँ पहुंच जाएं। आपकी शादी का सदका देना है। मैंने बकरा खरीद लिया है। हम फैमिली के हमरा अनवार को चहले अब्दाल जाकर बकरा ज़िबह करेंगे। दोपहर का खाना वहीं खाएंगे। हम दोनों मियाँ बीवी हफ्ते की शाम अपने दोस्त के घर चकवाल पहुंच गए। सनी चकवाल की तहसील चौसेदन शाह से 13 किलोमीटर दूर गांव भगवाल बाला में रहते थे। भगवाल बाला से 1 किलोमीटर के फासले पर बशारत छोटा सा शहर है। यहाँ उसकी चिकन शॉप है। ये बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, कुदरती आबशारों और चश्मों से भरपूर। ये इलाका पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। बारिशों की कमी के बायस गंदम की फसल बहुत मुतासिर होती है। यहाँ के लोग भी खूबसूरत, मोहब्बत करने वाले हैं, जो कहने को तो देहातों में आबाद हैं, लेकिन इनमें देहातीपन नाम की कोई चीज़ नहीं। वो हर तरह के शहरी अदब व आदाब और तहजीब व तमद्दुन से माला माल हैं। वो दूसरों की तरफ माइल होना पसंद नहीं करते, अलबत्ता दूसरों को अपनी तरफ माइल करना पसंद करते हैं। जफाकश, धुन के पक्के और मजबूत किरदार के मालिक होते हैं ये लोग। मसाइब से नहीं घबराते, हालात का मुकाबला हकीकत पसंदी से करते हैं। औरतें नहायत मुहस्सिब हैं, शाइस्ता और अम पसंद। इनकी आंखें पुरसकून और नर्म दिखाई देती हैं, लेकिन अज़्म और हौसले से भरपूर होती हैं। उनकी चाल से वक़ार छलकता है। औरतें सुबह शाम अपने मुकर्रर वक्त पर कुओं से पानी भरकर लाती हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि इस इलाके को मोहब्बतों की सरजमीन कहा जाता है। चकवाल आसार कदीमा की जन्नत है। तहकीक करने के बाद 60 से ज़ायद ऐसे मकामात दरियाफ्त किए गए जो 1000 साल से लेकर 1 करोड़ 20 लाख साल पुराने हैं। चकवाल से 18 किलोमीटर दूर बिन अमीर खातून एक छोटा सा गांव है। इसके इर्द गिर्द सॉल्ट रेंज की खूबसूरत समंदरी चट्टानों और पहाड़ों ने इस छोटे से गांव को बहुत सहरंगेज बना दिया है। 4 साल पहले इस गांव के बारे में जिले के लोग भी बेखबर थे, मगर अब ये गांव पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। यहाँ से दरियाफ्त होने वाले फॉसिल्स 2 करोड़ 20 लाख साल पुराने होने की तस्दीक हुई है। मजीद तहकीक से यहाँ पुरानी तहजीब के आसार सामने आए हैं, जो अब तक पूरी दुनिया में नहीं आए सामने। चकवाल की सरजमीन को रूहानी होने का भी एजाज हासिल है। कलर कहार की खूबसूरत वादी में सखी बाहू का मज़ार है। रवायत है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जंगलों में इबादत करने और दरबार सखी बाहू पर हाजिरी देने के बाद वापस जाने लगे तो कुएं से कुछ लड़कियां पानी भरकर आ रही थी। बाबा ने उन लड़कियों से पानी मांगा तो लड़कियों ने मजाक में कहा, बाबा पानी कड़वा है। बाबा ने दोबारा पानी मांगा तो लड़कियों ने फिर वही जवाब दिया। बाबा ने कहा, अच्छा कड़वा है तो कड़वा ही सही। जब लड़कियों ने घर आकर पानी पिया तो पानी वाकई कड़वा हो चुका था। गांव में शोर मच गया। लोग बाबा को ढूंढने निकल पड़े, जिस पर बाबा फरीद ने अपना असा जमीन पर मारा तो पानी का मीठा चश्मा वहां से शुरू हो गया। उस वक्त भी कलर कहार में इस चश्मे के अलावा सारा पानी कड़वा है। इतवार को हम चहले अब्दाल पहुंच गए। यहाँ और भी लोग आए हुए थे। चहले अब्दाल सतह समंदर से तकरीबन 37,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। पहले यहाँ आने जाने का कोई मुस्तकिल रास्ता नहीं था। जंगल में हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। जंगल का ये पहाड़ी सफ़र पैदल तय करने में भी घंटों लग जाते हैं। अब यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मदद आग के तहत गाड़ियों के आने जाने का रास्ता बना लिया है। यहाँ पुराने ज़माने की खूबसूरत मस्जिद है। इसके साथ ही हुजरा बना हुआ है। चहले अब्दाल किसी दरबार का नाम नहीं और ना ही यहाँ किसी बुजुर्ग की कब्र है। अलबत्ता रास्ते में गंज अली शाह का दरबार आता है।
यहाँ 40 बुजुर्ग भाई इबादत करते थे, इसीलिए जगह का नाम चहले अब्दाल रख दिया गया। लोग यहाँ आकर सदका खैरात करते हैं। इतवार को यहाँ काफी रश होता है। अब्दुल कुद्दूस सनी और उनके कजिन आतिफ ने बकरा ज़िबह करके गोश्त बनाया, अपनी ज़रूरत के लिए रखकर बाकी गोश्त यहाँ आए हुए लोगों में तकसीम कर दिया। सनी की बीवी सोबिया और मेरी वाइफ शमीम ने मिलकर खाना तैयार किया। खाना खाकर हम वापसी के लिए गाड़ी का इंतजार कर ही रहे थे कि बातों बातों में सनी ने एक वाकया बयान किया, जिसको कलमबंद करने से खुद को नहीं रोक सका। ये वाकया उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मेरे दादा शौकत शाह की यहाँ काफी जमीन थी। हम अपना इलाका छोड़कर कहीं नहीं गए। दादा जान की इज्जत और असर रसूख अपने इलाके और जमीन से था, लिहाजा हमारा खानदान और आबाओ अजदाद अरसे दराज से इस छोटे से गांव भगवाल बाला में आबाद हैं। दादा जान को लोग अपना पीर समझते थे। शाह साहब निहायत सादा जिंदगी बसर करते थे। अपनी जात पर खर्च करना उन्हें पसंद नहीं था, अलबत्ता गरीबों और ज़रूरतमंद मुरीदों को ज़रूर दे दिया करते थे। 70 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर सुर्खी और ताजगी नौजवानों जैसी थी। बारोब शख्सियत और औकाफ जैसी आंखें थीं। किसी को उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं होती थी। शाह साहब बहुत कम ग़िज़ा पर इक्तफा करते। रात को एक गिलास दूध के साथ रोटी खा लेते। नाश्ता लस्सी या दही के साथ करते। बाजरे की रोटी शाख से खाते। हमेशा बावुज़ू रहते और ज़बान से कलमा शरीफ का विर्द जारी रहता। 5 वक्त की नमाज के अलावा रात भर इबादत इलाही में भी मशगूल रहते। हमारा घर पहाड़ की तरफ सबसे ऊपर है। घर की बैक साइड पर बोहड़ और पीपल के दरख्त थे और इन दरख्तों पर जिन्नात का बसेरा था। ये जिन शाह साहब के मुरीद थे और इनका हर हुक्म मानते। अक्सर लोगों ने इन दरख्तों पर रात को दिए जलते भी देखे, जिन्होंने कभी इलाका मकीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि वो शाह साहब से डरते थे। शाह साहब यानी दादा जान हर जुमेरात को रात पैदल चहले अब्दाल जाते। सारी रात वहाँ इबादत करते। सुबह फजर के वक्त वापस घर आ जाते। शुरू में घर वालों के अलावा दूसरे लोग भी हैरान थे कि वो इतना खतरनाक पहाड़ी सफ़र रात को कैसे करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब असल हकीकत जान गए कि उनके मुरीद जिन रात के सफ़र में उनके साथ होते हैं। वक्त को गुजरना होता है। वक्त गुजर रहा था। एक दिन दादा जान हमें छोड़कर मुल्क अदम चले गए, जहाँ से उनकी वापसी नामुमकिन थी। दादा जान की वफात के बाद फिर कभी किसी ने न सिर्फ उन दरख्तों पर दिए जलते देखे, कुछ अरसे बाद ये दरख्त सूख भी गए। और फिर हुआ ये कि जब सर्दियां उरूज पर थीं तो एक शाम चचा हमीद आग जलाने के लिए इन सूखे दरख्तों से लकड़ियां काट कर ले आए। हालांकि दादा जान ने इन दरख्तों को काटने से मना किया था। हमने गाय पाल रखी थी। वालिद साहब फौज में थे, लिहाजा उनकी देखभाल चचा हमीद के ही जिम्मे थी। वो सुबह दूध निकालने के बाद उनको छोड़ देते और वो नज़दीकी जंगल में चरने चली जाती। सारा दिन जंगल में चरती, शाम को वापस आ जाती। उनमें एक सफ़ेद रंग की गाय थी जो चचा जान को बहुत प्यारी थी। उन्होंने उसका नाम लाडली रखा हुआ था और लाडली के गले में घुंघरू भी डाल रखे थे। जब कभी शाम को वो गाय मुकर्ररा वक्त पर वापस ना आती तो चचा जान उनका पीछा करते और लाडली के घुंघरुओं की आवाज़ से वो उनको जल्द ही ढूंढ लिया करते। चचा हमीद की शादी शर्मी पठान गांव में हुई थी, जो भगवाल बाला से 2-3 मील के फासले पर होगा। रास्ते में हमारे गांव का कब्रिस्तान आता है। चचा अक्सर रात को शर्मी पठान जाते थे। गर्मियों के दिनों में यहाँ शिद्दत की गर्मी पड़ती है। लोग दिन के बजाय रात का सफ़र करना पसंद करते हैं। एक रात चचा शर्मी पठान जाने के लिए घर से निकले और थोड़ी देर बाद ही वापस आ गए तो उनका बुरा हाल था। उन्हें ठंडे पसीने आ रहे थे। रंग पीला पड़ गया था, जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया हो। हमारी समझ में ये बात ना आई कि वो क्यों इतनी जल्दी वापस आ गए हैं। हम तो ये समझे कि शायद उनकी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि उनकी ज़ाहिरी हालत ऐसी ही नजर आ रही थी। चचा जान की गोद में उनका 5 साल का बेटा कलीम भी था। जब वो घर से निकले थे तो कलीम भी उनके पीछे भागा था। गांव के एक आदमी ने शकूर ने कलीम को बाप के पीछे भागते देखकर कहा था, बेटा वापस घर जाओ, लेकिन कलीम न माना था। जब हमने कलीम को घर में ना पाया तो परेशान हो गए और उसने तलाश करने घर से निकले तो शकूर ने बताया कि आप घबराओ नहीं, कलीम अपने वालिद के पीछे जा रहा था, वो उनके साथ ही चला गया होगा। चचा जान अक्सर अपने बेटे को शर्मी पठान नानी से मिलाने साथ ले जाया करते थे। शकूर की बात सुनकर हम मुतमईन हो गए थे। जब चचा घर वापस आए तो कलीम उनके साथ था।
अपने बेटे को देखो, चची बोली। आपने इसे साथ लेकर जाना था तो हमें बता कर जाते, हम लोग खामखा परेशान हो गए। चचा को जवाबन गहरी खामोशी में देखकर चची ने पूछा, खैरियत तो है? आप क्यों इस कदर चुप हैं? इतनी जल्दी वापस लौट आए? क्या आप शर्मी पठान नहीं गए? हाँ, मैं वहां नहीं गया, रास्ते से वापस आ गया हूं। ये जवाब देकर चचा निढाल होकर चारपाई पर यूं गिर पड़े जैसे किसी बदन से उनकी जान कशीद कर ली हो। वो बोलना चाहते थे मगर जबान साथ नहीं दे पा रही थी। वह मुश्किल चचा के मुंह से ये अल्फाज निकले, मैं कलीम को साथ नहीं लेकर गया था, ये तो मुझे कब्रिस्तान के उस पार जाता हुआ रास्ते में मिला था। मैं खुद हैरान हूं कि ये वहां कैसे पहुंचा। ये मेरे पीछे भागा जरूर था, पर मैं उसे वापस अपने दरवाजे के सामने छोड़ गया था। चची को उनकी यह वजाहत समझ में नहीं आई। बोली, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, सुबह बातें करेंगे। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, आपकी लाडली बीमार है। आपके जाने के बाद अचानक डकारने लगी, फिर जमीन पर लेट गई और अब तक लौट पौट हो रही है। बहुत तकलीफ में है, जैसे कोई उसके पेट में छुरियां मार रहा है। चची का इतना कहना था कि चचा छलांग मारकर चारपाई से उठे जैसे उन्हें सांप ने डस लिया हो। एक ठंडी आह उनके मुंह से निकली और बोले, आज खैर नहीं, लगता है मैं कोई गलती कर बैठा हूं। हम समझ गए कि कोई गैर मामूली वाकया हो गया है। सब खामोश थे। चचा हमीद पत्थर का बुत बने बैठे थे। तभी चची ने उनको शाने से पकड़कर हिलाया और पूछा, हो क्या गया है आपको? हमें भी तो कुछ बताएं। चची के बार बार पूछने पर चचा ने कहा, कुछ नहीं हुआ, प्लीज आप लोग सो जाएं, मुझे तन्हा छोड़ दें। अपनी लाडली की खबर नहीं लोगे? वो बहुत तकलीफ में है। सुन नहीं रहे हो? आप तो इस पर जान देते हैं। आज वो दर्द से मर रही है और आपको जरा परवाह नहीं। जाने दो, अब वो ठीक नहीं होगी। बेशक मुझे लाडली औलाद की तरह प्यारी है, मगर औलाद से ज्यादा नहीं हो सकती। कलीम की आई उसने अपने सर ले ली है, उसका मर जाना ही ठीक है। लाडली की वजह से जो मेरे दिल पर गुजर रही है वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन उसके करीब नहीं जा सकता। शाह साहब जिंदा होते तो ये सब कुछ ना होता। अम्मी ने कहा, अच्छा अगर हमारे नसीब में लाडली को बचाना नहीं है तो उसको ज़िबा ही कर दो, हलाल माल है, हराम मौत तो ना मरे। अजीब वसवसों भरी रात थी कि उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। सारी रात लाडली तकलीफ से तड़पती रही। सुबह उसका सांस उलझने लगा तब चचा ने मौलवी को बुलाया। उन्होंने तकबीर पढ़कर लाडली की गर्दन पर छुरी फेर दी। लाडली का बच्चा गर्दन उठा उठा कर देख रहा था। आज वो माँ के साथ साथ उसके दूध से भी महरूम हो गया। बहुत दिनों बाद चचा ने हमें असल वाक़या बताया कि जो ही मैं उस रात घर से निकला और कुछ दूर पहुंचा तो कलीम भागता हुआ मेरे पीछे आया। उसने साथ जाने की जिद की। मुझे पैदल सफ़र करना था, लिहाजा मैं उसे डांट कर वापस घर के सामने छोड़ गया। और फिर जब मैं कब्रिस्तान के दरमियान पहुंचा तो मेरे पाँव भारी होने लगे। चलना मुश्किल हो रहा था कि अचानक मेरे कानों में घुंघरुओं की आवाज़ आई। मैं समझा कोई जानवर होगा जिसके गले में घुंघरू बंधे होंगे। लाडली का भी ख्याल आया कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आई। खैर, मैंने दिल कड़ा रखा और कब्रिस्तान पार कर लिया। अब ये घुंघरुओं की आवाज़ बिल्कुल करीब आ गई थी। तभी मैंने मुड़कर पीछे देखा तो सामने बुलंद कामत लोग खड़े थे। एक छोटा भैंस का बच्चा उसके पास था, जिसके गले में जंजीर पड़ी हुई थी और पैरों में घुंघरू बंधे थे जिनसे ये आवाज़ आ रही थी। इन लोगों में से एक ने मुखातिब होकर कहा, अगर आप शाह साहब के रिश्तेदार न होते तो आज आपकी खैर नहीं थी। आपने हमारे दरख्त काटे, हालांकि शाह साहब ने आपको मना किया था। दूसरा, आप अपने बच्चे के मामले में बहुत लापरवाह हैं। यह आपके पीछे कब्रिस्तान आ गया। जानते नहीं कि कब्रिस्तान सख्त है और फिर ये रात का वक्त है। मैंने जी कड़ा करके सवाल किया, आप लोग कौन हो और क्या चाहते हो? हम जो भी हैं आपकी खैर चाहते हैं। आइंदा कभी हमारे वो दरख्त ना काटना। अपना बच्चा संभाल लो और फिर कभी इसे रात के वक्त कब्रिस्तान ना आने देना। इसके बदले अब हम आपकी लाडली ले जाएंगे। जो ही उन्होंने लाडली का नाम लिया तो मैं खौफ से काम गया। लो, इसे संभालो। वो भैंस के बच्चे की जंजीर मेरे हाथ में देकर गायब हो गए। मैं समझ गया कि ये जिन्नात हैं। मैंने भैंस के बच्चे की जंजीर थाम ली और उसे खींचता आगे चला, मगर वो पीछे की जानिब खींचने लगा। मुड़कर देखा तो वहाँ भैंस का बच्चा गायब था और उसकी जगह कलीम खड़ा था। मैंने लपक कर उसे उठा लिया, जंजीर खोली। वो रोने लगा।
میں کلیم کو کندھے پر ڈال کر لے آیا اور یہاں آتے ہی خبر ملی کہ لاڈلی بیمار ہے۔ جب چچا نے ہمیں یہ واقعہ بتایا تو ہم سب گھر والے خوفزدہ ہو گئے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر کا کوئی فرد رات کو شرمی پٹھان قبرستان سے نہیں گزرا، اور نہ پھر کبھی ہم نے ان درختوں سے لکڑیاں کاٹی۔ میں نے اپنے دوست سے وہ درخت دیکھنے کی فرمائش کی۔ جب ہم بوہڑ اور پیپل کے سوکھے درختوں کے پاس گئے تو میں نے خوشبو کی مہک محسوس کی۔ اس مہک کے بارے میں سنی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہاں سے گزرنے والا ہر کوئی یہی مہک محسوس کرتا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کہانی لکھوں گا۔ میں نے وعدے کے مطابق ایک اور دنیا کے باسیوں سے جڑی یہ کہانی لکھی اور آپ تک پہنچائی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔